आस्था और कल्पना। महात्मा गांधी की बुक में एक जीवनी का एक पार्ट आस्था और कल्पना। इसमें महात्मा गांधी लिखते हैं कि कोई व्यक्ति सोच सकता है गांधी जी का वकालत का पेशा ही एक सत्वत वातावरण में एक नए व्यक्ति के लिए पहाड़ चढ़ने के समान रहा होगा। ये बताते हैं गांधी जी कि जो वकील का पेशा होता है इतना आसान नहीं होता है और इसे चढ़ाई को चढ़ने में कितनी कठिनाइयाँ आई, उसको कैसे झेलनी पड़ी, इसके बारे में बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि और फिर से उनके राजनीतिक अभियान, उनके मानव कल्याण के कार्य और वहाँ से कैसे वो राजनीतिक और मानव कल्याण की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अगली वीडियो में कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उन्हें कैसे 1 महीने के लिए रोक लिया जाता है और जब वो बिना किसी शुल्क के वहाँ पर रहकर सामाजिक सेवा करते हैं, रोका जाता है और वहाँ पर फिर 1 महीने के बाद, ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा, लेकिन 1 महीने समय बीतने के बाद फिर से वहाँ से उन सभी का आग्रह आता है कि नहीं, आपको रुकना ही होगा, आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है उनको रुकना ही पड़ता है। फिर आगे बात करते हैं कि कैसे जो है सामाजिक और मानव कल्याण की वो बात आगे उनके साथ होता क्या है कि और उनके जो धार्मिक संवाद, इन सब के लिए उनको समय ही कहाँ मिलता होगा। और लेकिन गांधी जी अगर यहीं तक सीमित रहे होते और आगे नहीं जाते, अगर वे सिर्फ एक रास्ते पर चलते और दूसरे पर नहीं चलते तो गांधी जी नहीं रहे होते। गांधी जी खुद लिखते हैं कि यदि अगर इन सब में अपने आप को लिप्त नहीं किए होते तो वो आगे कैसे चल पाते और वो गांधी कैसे बन पाते, क्योंकि गांधी बनना इतना आसान नहीं था। इन मुश्किलों को कैसे झेलना पड़ा, अगली वीडियो में इनके शुरुआती चरण के बारे में मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बताते हैं कि जो है गांधी बनना इतना आसान नहीं होता है। बताते हैं कि जो भी काम उनके सामने आए हैं उसे उन्होंने एकाग्रचित्त होकर पूरा किया है। जैसा कि बहुत सारे काम उनके सामने आए हैं, जैसे कि जब उन्हें ट्रेन से जो है धक्का दिया गया, जब उन्हें प्लेन में फर्स्ट क्लास की एसी में जो है क्लास की श्रेणी में जो है बैठने नहीं दिया गया। इस तरीके से कई कठिनाइयों को उन्होंने झेला और झेलते हुए ये आगे निकलते हैं और इस तरीके से वो बताते हैं कि जो है कैसे उन्होंने अपने काम को पूरा किया। जो सेठ अब्दुल्ला थे उनके मुकदमे को कैसे उन्होंने लड़ा, ये सारी कठिनाइयों को झेलते हुए वो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि लेकिन जो है हुआ क्या। महात्मा गांधी बताते हैं कि कोई काम इतना बड़ा भी नहीं था कि उसे मैं कर ना पाता और कोई काम इतना छोटा भी नहीं था कि उसे करना भी नहीं चाहिए। ऐसे बताते हैं जहाँ पर जो है दूसरों के हित की बात आती थी वहाँ पर वो यथार्थवादी की भावना रखते थे और बताते हैं कि जो है कड़ी सौदेबाजी करते थे और गहरी सूझबूझ दिखाते थे। वो किसी भी चीज़ में कड़ी सौदेबाजी करते थे और गहरी सूझबूझ दिखाते थे और बताते हैं कि जो है उनकी जो निजी आस्था और कल्पनाओं का सवाल आता, वे भोले और सहज विश्वासी भी बन जाते थे। उन्होंने अनेक स्तरों पर जीवन बिताया और प्रयोग किए, एक स्तर पर निष्ठुर वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिक सटीकता के साथ, दूसरे पर सहज और शुद्ध आस्था के साथ। जैसे कि जब उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, आप देख सकते हो कि उनके जो थैला था गांधी जी का, उनका थैला ले लिया गया और उस थैले में ठंड का समय था और उस समय ठंड तेज पड़ रही थी और रात में जानते ही हो आप कि ठंड से बचने के लिए आदमी कंबल, चद्दर और ऐसी चीज़ें सफ़र में लिया रहता है, वो भी अगर ले लिया जाए तो रात कैसे बीतेगी। लेकिन बेचारे जो महात्मा गांधी होते हैं वो किसी न किसी तरीके से, जो वेटिंग हॉल होता है, जो इंतज़ार कक्ष होता है, उसमें वो एंट्री करते हैं, किसी तरीके से अपने आप को सहलाते हैं, अपने आप को मनाते हैं, वहाँ रात बिताते हैं और ये भी सोचते हैं कि आज मैं अपने घर के लिए वापस लौट जाऊं या मैं अपने जिस कार्य के लिए निकला हूं उस पर कंटिन्यू चलता जाऊं, भगवान को साक्षी मानकर। इस तरीके से
उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। और आगे फिर बताते हैं कि जो है भोजन शास्त्र में खासकर कच्चे या तथाकथित शक्तिदायी खाद्य पदार्थों के प्रयोग करना भी उनका एक शौक था। कुछ लोगों ने इसे सनक कहा। वे प्रत्येक प्रयोग की सावधानी से योजना बनाते थे, उसके परिणामों को देखते और लिखते जाते। जैसा कि आप सभी को मैंने अगले वीडियो में बताया है कि महात्मा गांधी जब जाते हैं बाहर तो उन्हें खाने की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो एक शुद्ध शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होने का जो उन्हें उसका दाम चुकाना पड़ा। आप सोच सकते हो कि जैसे जब वो दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल पाना हर जगह बहुत ही कठिन था। तो इस स्थिति में वो बताते हैं कि कई दिनों तक तो मैं एक दिन का भी या एक टाइम का भी भोजन नहीं मिल पाता था, किसी तरीके से अपने आप को संभालता था किसी तरीके से। और बताते हैं कि जब एक दिन घूमते घूमते उनको एक जो है वेजिटेरियन होटल मिलता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, और जहाँ पर फिर उनका पर डे का खाना वहाँ होने लग जाता है। और वहाँ पर उन्हें कई चीज़ें, और लोगों ने उनको कहा कि ये सब एक सनक है। महात्मा गांधी खुद लिखते हैं और बताते हैं कि आगे होता क्या है कि इन प्रयोगों से दूसरे चाहे जो भी लाभ हुए हों, उनके दांत अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। दक्षिण अफ्रीका से भले ही के लिए वापस आने के 3 साल बाद जब उनकी पुरानी मित्र मिली ग्राहम पोलक उससे साबरमती आश्रम में मिली तो उनके अनेक दांत ना देखकर स्तब्ध रह गई। लिखती हैं, दांतों के अभाव ने उनके हुलिये में भारी परिवर्तन किया था। गांधी जी ने जो तब तक महात्मा कहे जाने लगे थे बतलाया कि उनके दांत बहुत अधिक खट्टे फल खाने के कारण जाते रहे थे। इसने पोलक ने बताया कि जो है महात्मा गांधी बहुत खट्टे फल खा रहे थे, इसलिए उनके दांत चले गए। हो सकता है ऐसा भी होता है कि खट्टे फलों से भी दांत चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के पहले कुछ वर्षों में गांधी जी ने लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से घनिष्ठ संपर्क बनाए रखा। जो वेजिटेरियन सोसाइटी है, मैंने बताया कि यहाँ पर जो है अगली वीडियो में कैसा उनके सोसाइटी में जो है कैसा उनका मित्रवत व्यवहार था उसके बारे में उन्होंने लिखा, संपर्क बनाए रखा था। और उनकी जो है पत्रिका के लिए लिखते रहे। वे एडवर्ड मैटलैंड कृद्यपि परफेक्ट वे से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। एक पत्रिका है जिसको पढ़ करके या जिससे जो है वो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उनके लेटर हेड पर अंग्रेजी में ये शब्द दर्ज थे, इसोटेरिक क्रिश्चियन यूनियन और लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के एजेंट, और वे डरबन की पत्रिकाओं में उनके प्रकाशनों का प्रचार करना अपना कर्तव्य समझते थे। ये बातें उसमें लिखी होती हैं कि जो है कैसे उनके घनिष्ठ मित्र बने और कैसे उनका जो प्रभावित होना होता है कैसे वो प्रभावित होते हैं। इन सब बातों को जो है वो लिखते हैं। और फिर आगे बात करते हैं कि उनके लिखे अनेक लेखों में शाकाहार की बहुत भारी पैरवी की हुई थी। जो उनका लेख लिखा हुआ था उसमें शाकाहार की बहुत बड़ाई की गई थी। इस तरीके से आगे लिखते हैं कि जो है शाकाहार के बड़े सुलझे तर्क दिए गए थे। इनसे पता चलता था कि उन्होंने इस विषय पर पाश्चात्य साहित्य का गहरा अध्ययन किया है। इससे यही पता चलता था कि जो है उससे इनने जो है पाश्चात्य साहित्य पर बहुत अधिक गहरा अध्ययन किया है। और मनोविनोद की वह अगाध भावना जो बाद में महात्मा की एक उल्लेखनीय विशेषता बन गई, अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन जब तक अचेतन लंबे पत्र में वे उन्होंने नेटाल मरकरी के संपादक को लिखा था, हट्टे कट्टे शाकाहारी अपने भोजन की श्रेष्ठता का प्रदर्शन यह दिखाकर करते थे कि दुनिया के लगभग सारे किसान शाकाहारी होते हैं। जो भी उस पत्रिका में लिखा है उसका जो है महात्मा गांधी वर्णन कर रहे हैं, जो पढ़े थे, जिससे वो बताते हैं कि दुनिया के जितने भी किसान हैं वो सब क्या हैं, शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी होने के साथ साथ भी
जो है इतना मजबूत, इतना हट्टे-कट्टे, इतना लंबे चौड़े होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर भी आप शाकाहार को क्यों जो है गलत समझते हो, जबकि शाकाहार इतना अच्छा है। वो लिखते हैं कि जो है और यह किसी सबसे शक्तिशाली और सबसे उपयोगी पशु अर्थात घोड़ा शाकाहारी होता है। देखो, आप घोड़ा को देखिए कितना मजबूत होता है और कितना जो है बलशाली होता है, और उसका भोजन देखा जाए तो भोजन मात्र शाकाहारी के नाम पे है। मांसाहारी कोई चीज़ ही नहीं है, केवल शाकाहारी भोजन करके इतना बलशाली बन सकता है। तो आप कैसे मान सकते हो कि शाकाहार में ताकत नहीं है या शाकाहार अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से शाकाहार की बात करते हैं और शाकाहारी जीवन कितना सरल और ईमानदार होता है इसके बारे में बताते हैं। और लिखते हैं कि जो है जबकि सबसे भयानक और लगभग पूरी तरह बेकार पशु अर्थात शेर मांसभक्षी होता है। और बताते हैं कि सबसे भयानक होता है और पूरी तरह से बेकार पशु होता है, वह कौन सा पशु होता है? शेर होता है, जो कि मांस का भक्षण करता है। और इस चरण में गांधी जी के जेहादी उत्साह और पत्रकारिता के तेवर को सबसे अच्छी तरह उस लंबी खुली चिट्ठी में देखा जा सकता है जिसे उन्होंने नेटाल धारा सभा के सदस्यों को लिखा और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया था। भारतीय सभ्यता के ऊंचे मानदंडों के बारे में अनेक सुख्यात पश्चिमी विद्वानों के उद्धरण देने के बाद उन्होंने उसकी प्रशंसा की का मुकाबला अपने देश में रहने वाले भारतीयों के प्रति नेटाल के यूरोपीय समुदाय के रवैये से किया है। लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मुझे विश्वास है यह बात आसानी से स्वीकार की जाएगी कि उपनिवेश में भारतीयों से बुरी तरह नफरत की जाती है। सड़क चलता आदमी भी उससे नफरत करता है, उसे कोसता है, उस पर थूकता है और अक्सर उसे फुटपाथ से धक्का मारकर गिरा देता है। बेहतरीन से बेहतरीन अंग्रेजी शब्दकोश में भी प्रेस को इतना कड़ा शब्द नहीं मिलेगा जिसे उसके ऊपर दे मारा जाए। कुछ नमूने यहाँ पेश हैं। जैसे क्या नमूने पेश हैं? जैसे समुदाय की जड़ों को खा रहा सचमुच का घुन, ये परजीवी, धोखेबाज, धूर्त, अर्धबर्बर, एशियाई, काला और दुबला पतला और सफाई से कोसों दूर प्राणी जिसे लोग पापी हिंदू कहते हैं, वह बुराइयों से लदा हुआ है और मात खाकर जीता है। मैं दिल में हिंदू को कोसता हूँ। घिनौने, कुली, झूठ बोलने वाली जवानों और धोखेबाज तौर तरीकों वाले इस पत्र के बारे में जो बात उल्लेखनीय है यह है कि लेखक इन सभी गंदी गालियों को उद्धृत करते हुए भी पूरी तरह कड़वाहट या मैल के हर एक चिन्ह से मुक्त है और निष्ठापूर्वक हर प्रकार की अतिशयोक्ति से बचा रहा है।